So student, today we are going to discuss the continue portion of your hyperthyroidism. सर्जरी के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपरथायरॉयडिज्म का सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे पास ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं या जो आपके थायराइड के हार्मोन हैं जैसे कि T3 और T4 उसकी अमाउंट हो जाती है इंक्रीज। जब T3 और T4 के अमाउंट इंक्रीज होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आते हैं डिफरेंट चेंजेस। जैसे हमने आपका परसों बेसिक के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था हाइपर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर डिफरेंस। उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया था कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो उस पेशेंट के अंदर हमें कौन कौन सी सिम्टम्स नजर आती हैं। जैसे कि पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, सिस्टोलिक टेम्परेचर इंक्रीज हो और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई गेस इस बात के बारे में आइडिया नहीं है कि चलें ये तो मैं पता होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ना आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है या इंक्रीज होता है, लेकिन उनके दरमियान में जो पल्स प्रेशर होता है ना वो पल्स प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज होता है। व्हाट इज द पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन योर सिस्टोल एंड डायस्टोल ब्लड प्रेशर। यानी यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने किसी पेशेंट का पल्स प्रेशर निकालना है तो पल्स प्रेशर क्या होता है, आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेना है और आपने लेना है डायस्टोलिक। दोनों का आपने माइनस कर देना, हमारे पास कितना बचेगा 40। तो दैट इज द 40। ये जो 40 है ना ये आपके पास पल्स प्रेशर है। मैंने आपको अभी क्या बताया डॉक्टर मलिक कि अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए ना, T3 और T4 इंक्रीज हो जाए, उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना ये इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सपोज मैं उसको कहता हूँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया 180। एट द सेम टाइम जो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना ये इंक्रीज नहीं होता, ये उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये ड्रॉप होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका ड्रॉप होता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना उसके अंदर ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना जाके उसकी वैसोडाइलेशन करवा देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा करवा देता है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब आप काइंडली देखो कि दोनों के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंदर ना जो डिफरेंस है जो कि पल्स प्रेशर वो कितना आ रहा है, 180 माइनस 60 कितना आएगा 120। सो जो 40 होता है ना वो आपका नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। तो दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो होता है 40। अगर हम अब हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का पल्स प्रेशर देखें तो ये हमारे पास आप खुद ही देख लो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शूट अप हो रहा होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसका डिक्रीज हो रहा होता है। एंड इट्स वेरी डेंजरस कंडीशन टू कंट्रोल एज वेल, क्योंकि आप सिस्टोल को भी कंट्रोल कर रहे होते हो, आपने डायस्टोल को भी कंट्रोल करना होता है। तो उसका जो बेहतरीन तरीका होता है वो यही है कि आप उस पेशेंट के T3 और T4 की प्रोडक्शन को कम कराओ, उसकी कन्वर्जन को कम कराओ, या T3 और T4 की डिस्ट्रक्शन करवा दो आप। ठीक है, जैसे हम रेडियो एक्टिव अब्लेशन के अंदर करते हैं। पल्स प्रेशर का जो टॉपिक था ये हमने CVS के अंदर पढ़ा था, और अगर आप वहां पर जाकर अभी भी देखोगे ना, हमने कहा था कि पल्स प्रेशर किस किस वजह से इंक्रीज होता है। जो उसका पहला रीजन लिखा होता है वो था हाइपरथायरॉयडिज्म। और आज हमें पता चल गया कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कैसे पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 ज्यादा होते हैं, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देते हैं बाय इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, एंड दे डिक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय dilating your blood vessels. So in this way there is an increased difference between systole and diastole and they increase the pulse pressure. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने यहाँ पर याद रखनी। इसके अलावा हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना काफी सारे साइन एंड सिम्टम देखे थे। जैसे हमने कहा था कि पेशेंट पाल्पिटेशन के साथ आएगा, हीट इंटॉलरेंस के साथ आएगा, पेशेंट की डायरिया के साथ आएगा, रेस्टलेसनेस, नींद उस पेशेंट को नहीं आएगी, बोन एब्नॉर्मैलिटी है, टैकीकार्डिया है, एक्सोप्थेल्मस है, बॉडी के ऊपर एडिमा बना हुआ, पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, मिक्स एडिमा है, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, पेशेंट के नेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, पेशेंट एमिनोरिया के साथ आएगा, पेशेंट मायोपैथी के साथ आएगा, पेशेंट हमारे पास हाइपोलिपिडीमिया के साथ आएगा। पढ़ा हुआ ना हमने कि हाइपो और हाइपर के दरमियान में एक जो बड़ा डिफरेंस होता है वो लिपिड्स की बेस के ऊपर भी होता है। जैसे हाइपो वाले पेशेंट में सब कुछ कम होता है, हाइपो वाले पेशेंट में ऑलमोस्ट सब कुछ कम होता है, बीपी ड्रॉप होता है, उस पेशेंट का जीआईटी की मोटिलिटी ड्रॉप होती है। लेकिन एक चीज इसकी उस बंदे की इंक्रीज होती है, वो है लिपिड्स की अमाउंट। उसमें एलडीएल बढ़ रहा होता है, उसके अंदर वीएलडीएल बढ़ रहा होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो हाइपर वाला पेशेंट है इसमें सब कुछ बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एक चीज इसके अंदर कम होती है, वो क्या? वो है लिपिड्स। ज्यादा से ज्यादा लिपिड्स का जो लीवर के अंदर इनटेक है वो T3 करवा देता है। जब लीवर ज्यादा लिपिड्स का इनटेक करेगा तो वो उनको क्या करेगा, बाय यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, चाहे वो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल कर ले, चाहे लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर ले। मेन काम होता है आपने लिपिड्स को लीवर के अंदर पहुंचाना होता है। तो जो T3 T4 होते हैं दे हेल्प इन टेक ऑफ योर T3 एंड T4।
तो अगर आपके पास T3 T4 कम है तो वो लिपिड्स लीवर में नहीं जाएंगे, सर्कुलेशन में लिपिड ज्यादा हो जाएंगे, पेशेंट हमारे पास MI, इस्केमिक स्ट्रोक, DVT, अक्यूट अक्यूट लिम्ब डिजीज के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट करता है, अक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्योंकि कहीं पर भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है अगर आप ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा फैट शो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर आई साइंस। आई से रिलेटेड बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिनके साथ हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट करते होते हैं। अब आई की कौन कौन सी साइंस हैं? साइन वो होते हैं जो डॉक्टर चेक करता होता है, समझ रहे हैं ना? तो हमने कौन कौन सा साइन चेक करना है, किस तरह चेक करना, वो कैसे डेवलप होता है, इंशाल्लाह ये सारी बातें हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आइए साइन हमने क्यों देखने हैं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द हाइपरथायरॉयडिज्म, वी आर डिस्कसिंग द हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, द पेशेंट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म has increased amount of T3 and T4 and at the same time this patient has a decreased TSH। हमने कहा हुआ ना, what is the best initial test for investing your hyperthyroidism, that is your TSH। हमेशा स्टूडेंट्स आपने TSH की अमाउंट चेक करनी होती है। बाद में अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपने उसका एक्सरे करवाना है, आपने उसका रेडियो आयोडीन स्कैन करवाना है, तो वो सारी बाद में करवानी, सबसे पहले आप TSH करवाते हैं, इसको कहते हैं बेस्ट इनिशियल टेस्ट। सो अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है, उसके अंदर T3 T4 ज्यादा होते हैं और जो उसका TSH होता है ना, ये डिक्रीज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कौन सी ऐसी, क्योंकि मैंने आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की ना डिफरेंट डिजीजेस पढ़ाई थी, जिसमें ग्रेव्स डिजीज था, जिसमें टॉक्सिक एडिनोमा था, जिसके अंदर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर था, जिसके अंदर हमारे पास थायराइड स्टॉर्म था। और इसके अलावा हमने कहा था कि अगर कोई पेशेंट एक्सोजीनियसली बाहर से T3 T4 ज्यादा ले रहा है ना, जैसे बहुत सारी जो फीमेल्स है उनको वेट लॉस करने का बड़ा मतलब कि ना शौक होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं T3 और T4 को अब्यूज करना शुरू कर देती हैं ताकि वो अपना वेट लॉस करें। सो इन दिस वे, चले वेट तो उनका लॉस हो जाता है लेकिन इसके साथ हाइपरथायरॉयडिज्म की डिफरेंट सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो सबसे कॉमन डिजीज आपको नजर आती है, दैट इज योर ग्रेव्स डिजीज, दैट इज अ ग्रेव्स डिजीज। जैसे मैंने आपको रात को हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर सबसे मेन डिजीज कौन सी पढ़ाई थी, हैशीमोटो थायरोइडाइटिस। इसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो सबसे मेन सिम्टम है वो आपकी है, वो सबसे मेन जो डिजीज है वो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज स्टूडेंट्स क्या हमारे पास एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आज हम पढ़ेंगे, आज का आपका लेक्चर भी इसी के ऊपर है, बेसिक का ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, आपके पास एंटीबॉडीज बन जाती है किसके खिलाफ, आपके थायराइड के रिसेप्टर के खिलाफ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग अम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज का अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। रेप डिजीज वाले पेशेंट के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनती है, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग अम्यूनोग्लोबिन। अब ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये आपके थायराइड को कहती है कि भाई क्या कर, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड द T4। तो ये T3 और T4 की फॉर्मेशन करवा लेती है। जब T3 और T4 की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। और जब हाइपरथायरॉयडिज्म होती है तो पेशेंट के अंदर डिफरेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आते हैं। उसमें सबसे जो मेन सिम्टम अभी हमने साइन डिस्कस करना है, दैट इज योर आई साइंस, कि आईज के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ना आपने दो चीजें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे रेट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन। क्या आपने कहना है, अगर पेशेंट के अंदर आई सिम्टम आ रही हैं, तो जो पहली इनको आई की जो सिम्टम आनी है वो दो रीजंस की वजह से आनी है। एक रेट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन, रेट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन। रेट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि आपकी आइज का जो पीछे वाला एरिया है ना, वहां पर क्या हो जाती है, सेल्स की अक्यूमुलेशन हो जाती है, वहां पर डिफरेंट इंफ्लामेटरी सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। एक ये रीजन होता है कि आपकी आइज की सिम्टम आती है। मैं अब आज आपको बहुत सारी सिम्टम आज हमने डिस्कस करनी है, आई गेस ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई चीज होगी। मेडिसिन और बेसिक के अंदर इवन तो हमने बहुत ज्यादा थायराइड पढ़ा है, लेकिन जो कुछ यूनिक चीजें आपकी मेडिसिन सर्जरी की है ना, वो इंशाल्लाह आज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो हमें हाई साइन नजर आते हैं पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर, उसका पहला रीजन होता है कि भाई उसकी आंखों के पीछे ना इन्फ्लामेटरी सेल इकट्ठे होते हैं, काइंडली यहाँ पर फोकस कीजिएगा। दूसरा रीजन क्या होता है
कि उस पेशेंट के जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स की क्या हो जाती है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कौन से सर ऐसे मसल्स हैं जिनकी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है इस पेशेंट के अंदर? उसमें आपने एक मसल का नाम स्पेसिफिकली याद रखना है, दैट इज अ लिवेटर, लिवेटर पाल्पेब्रिया, लिवेटर पाल्पेब्रिया सुपीरियोसिस, सुपीरियोसिस। चलें जी, यहाँ पर हमने पूरा जो आपका रीजन थे ना, जो हम आई के डिफरेंट सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट साइंस डिस्कस करेंगे, उनके जो मेन दो रीजन है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। क्या कि एक तो जो आई की सिम्टम हमें नजर आती है वो ये है कि उस पेशेंट की आईज की बिहाइंड क्या हुआ है, सेल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना, जैसे ग्रेव डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज है। और ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर हमने कहा था कि अगर हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या करते हैं, वो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स को इकट्ठा करते हैं। जब इन्फ्लामेटरी सेल्स को इकट्ठा करेंगे तो आपकी आई बॉल के पीछे सेल इकट्ठे होंगे, जब वो सेल इकट्ठे होंगे तो क्या करते हैं, वो आई बॉल को आगे की तरफ पुश करना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपका लिवेटर पाल्पेब्रिया सुपीरियोसिस है, जो क्या करता है, आपके आईलेट को ऊपर उठा के रखता है। अब अगर मैं आपके लिवेटर पाल्पेब्रिया सुपीरियोसिस को क्या करता हूँ, ज्यादा देर तक, मतलब कि मैं इसकी सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन है वो इंक्रीज कर दूंगा। क्या करूं, इफ आई विल इंक्रीज द contraction of your levator palpebria scoliosis for a long time, it can lead towards the many signs of your eyes as well. तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आइज की डिफरेंट सिम्टम आनी उनके रीजन जरा काइंडली हमें बता दें, आपने ये कहना कि भाई आंखों के पीछे इन्फ्लामेटरी सेल इकट्ठे होंगे। दूसरा आपने बताना कि ये जो हमारे पास लिवेटर पाल्पेब्रिया सुपीरियोसिस मसला है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिस वजह से हमें ये डिफरेंट सिम्टम्स नजर आते हैं। पहला जो साइन आपको पेशेंट स्टूडेंट्स हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर नजर आ सकता है, इसको हम कहते हैं लिड रिट्रैक्शन। रिट्रैक्ट होता है ना कि अपनी जगह से मुड़ जाना, लिड रिट्रैक्शन, या जिसको हम कहते हैं डल रिम्पल साइंस। क्या कहा जाता है इसको, डॉल रिम्पल साइन, लिड रिट्रैक्शन या डॉल रिम्पल साइन। अब साइन के मैं आपको बार बार लिखवाऊंगा, दो ही रीजन होते हैं, जो भी आइज की सिम्टम आएंगी दो रीजन होंगे। पहला रीजन क्या है, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। अगर आपको मेरी बात सिंपल वर्ड्स में समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये है आपका क्या, आई लेंस, ठीक है। अब आई लेंस के आगे क्या होता है जी, यहाँ पर होता है आपका कॉर्निया, ये आपका आ गया आई बॉल, ठीक है। और यहाँ पर रेटिना है लेट्स सपोज, और ये आपकी आई जरा कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर पेपिलरी सिलरी मसल्स होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर आपका पूरा विट्रस मटेरियल होता है। ये ऊपर आपका क्या है, ब्यूटीफुल आई लेड, ठीक है। आई होप सो किसी हद तक बेहतर डायग्राम बन गई। अब डॉक्टर साहब हम ये कह रहे थे कि अगर मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि ग्रेव डिजीज भी ऑटोइम्यून डिजीज है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। इस पेशेंट के यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पर डिफरेंट इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जब इन्फ्लामेटरी सेल्स बिहाइंड योर आई यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो ये आपके आई बॉल को क्या करते हैं, आगे की तरफ पुश कर देते हैं। तो आई का जो आई बॉल होता है ना वो आगे चला जाता है, लेट्स को ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो बल जो कि ना बाहर आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये नजर आ रहे हैं, ये इसके सेल की, इसकी आई के पीछे क्या हुआ, वो ये इन्फ्लामेशन हुई हुई है, जिसने क्या किया, इसकी आई बॉल को आगे की तरफ पुश कर दिया। दूसरे नंबर पर आप हमारे पास यहाँ पर होती है नर्व्स। वो नर्व्स क्या करती हैं, आपके आईलेट को, ये जो आपकी आंख का पर्दा है ना, ये आईलेट, इसको ऊपर से क्या कर रहा है आपका लिवेटर पाल्पेब्रिया सुपीरियोसिस, इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर जब मेरे लिवेटर पाल्पेब्रिया सुपीरियोसिस को ज्यादा इनर्वेशन मिलेगी सिंपैथेटिक, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेगा तो वो आपके आईलेट को ऊपर ज्यादा उठा के रखता है। एक तो इनफिल्ट्रेशन की वजह से सिम्टम्स आती हैं, दूसरा हमारे पास सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक sympathetic innervation, sympathetic innervation of a levator palpebria scoliosis, scoliosis। अब यहाँ पर आप मुझे खुद बताएं कि ये जो अगर आपका आईलेड है, सबसे पहले तो देखिए ना कि लिड रिट्रैक्शन होता क्या है। लिड रिट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स,
आपका जो आई का अपर आईलेड है ना, ये देखो इस साइड की तरफ आपको ना आई बॉल, ये आई बॉल है, और आई बॉल के ऑलमोस्ट ऊपर आपका आईलेड, जो कि नॉर्मल आई के अंदर भी होता है। मतलब हमारा जो आईलेड होता है ना, दरमियान में आपको नजर आ रहा होता है, जो ब्लैकिश एरिया कॉर्निया वाला रीजन है, इसके ऊपर ना आपके आईलेड ड्रॉप होते हैं थोड़े से नॉर्मली, क्योंकि ऊपर से इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती लिवेटर पल्पिब्रिया स्पीरियोसिस की वजह से। लेकिन अगर पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म का है, ऊपर जो उसका लिवेटर पल्पिब्रिया स्पीरियोसिस मसल है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। सो डॉक्टर अब्दुल यहाँ पर देखिएगा, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका जो आईलेड है ना, ये ऊपर की तरफ मूव हो गया। आईलेड क्या है, ऊपर की तरफ मूव मूव हो गया। उसकी लिड की रिट्रैक्शन हो गया, मतलब कि वो ऊपर की तरफ मुड़ गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज अ डाल रिम्पल साइन। रीजन इसका क्या है, हाइपर सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ योर लिवेटर पाल्पिब्रिया स्पीरियोसिस मसल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो अपर आईलेड है, दो आईलेड होते हैं ना, एक आपका अपर आईलेड है, ये लोअर आईलेड है, अपर आईलेड एंड देन वी हैव अ लोअर आईलेड। अब इसमें आपने देखना है कि हमारा जो अपर आईलेड, इसकी इनर्वेशन इंक्रीज होती है, लेकिन जो आपका लोअर आईलेड है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि जो लिवेटर पाल्पिब्रिया स्पीरियोसिस होता है ना, वो आपके यहाँ पर लिवेटर जो नीचे वाला मसल, नीचे वाला आईलेड है ना, इसको कुछ नहीं कहता। सिर्फ हमारा आईलेड अफेक्ट होना कौन सा, अपर आईलेड। और किस वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द लिवेटर पाल्पिब्रिया सुपीरियोरिस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट इज योर फर्स्ट साइन, दैट इज अ लिड रिट्रैक्शन, जिसको हम डाल रिंपल साइन कहते हैं, जिसमें आपका आईलेट क्या होता है, नॉर्मल प्लेस से ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। क्यों, मैंने आपको रीजन बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम कौन सी है, दैट इज अ लिड लैग। लिड लैग, लिड लैग का मतलब होता है कि जी भाई लैग कर जाना। वो कैसे लैग करता है मैं आपको बताता हूँ। लिड लैग साइन, या जिसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जिसको हम कहते हैं वॉन ग्रिफी साइन। क्या कहा जाता है इस साइन को, काइंडली यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ऊपर हमारे पास डाल रिंपल्स साइन था, ये मेरे पास है वॉन ग्रीफी साइन। वॉन वॉन ग्रीफी साइन। अब ये जो आपको वॉन ग्रीफी साइन भी नजर आता है, इसका रीजन भी क्या होता है, काइंडली स्टूडेंट्स देखिएगा। ये आपका जो अपर आईलेड है, इस अपर आईलेड की लिवेटर पाल्पिब्रिया सुपीरियोसिस की वजह से ज्यादा इनर्वेशन है। हमारे पास जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन आ रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन आ रही है, वो यहाँ पर ज्यादा है। जब ज्यादा इनर्वेशन आएगी तो लिवेटर पाल्पिब्रिया सुपीरियोरिस ज्यादा एक्टिवेट होगा। जब वो ज्यादा एक्टिवेट होता है तो आपकी अपर आईलेड को वो क्या करके रखता है, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ एलिवेट रखता है। तो लिड लैग में आपने देखना है कि आपका जो अपर आईलेड है ना, ये आपकी आईज को मतलब कि रिट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, जहाँ आपकी आई को फॉलो नहीं कर रहा होता। नॉर्मली पता है क्या, देखो नॉर्मली जब हम नीचे देखते हैं तो आपका जो अपर आईलेड होता है ये भी नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो आपका लिवेटर पल्पिब्रिया स्पीरियोसिस है ना, वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म का है, अगर उस पेशेंट का एलपीवीएस मसल जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं नीचे जब देखता हूँ तो वो ऊपर की ऊपर ही रहता है, वो आपका हाईलाइट ऊपर ही रहता है, वो लैग कर जाता है, वो मेरी आई को फॉलो नहीं कर रहा होता। सो लिड लैग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिड लैग इज अ साइन, लिड लैग इज अ साइन इन विच in which upper eyelid in which upper eyelid is unable to follow the rotation of the eye। तो जहां पर हमारी आई ने जाना है, आपके अपर आईलेट को चाहिए कि उस आई को फॉलो करे। लेकिन यहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर, जिसमें लिवेटर पाल्पिब्रिया स्पीरियोसिस मसल्स की ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, भाई वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से देखो आई बॉल तो नीचे गया चला है, लेकिन आपके अपर लेड ने क्या नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपका जो अपर आई लेड है वो क्या रहता है, रेस्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे अपर अपर आईलेट क्या करेगा, लैग करेगा। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, वो ऊपर या वो नीचे आ ही नहीं रहा, अपर आईलेट हमारा रेस्ड ही रहेगा।
तो डॉक्टर बिलाल, ये हमारे पास दूसरा साइन आ गया है जो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर नजर आता है। पहला था लिड रिट्रैक्शन, ठीक है जी। और दूसरा, और जिसका हमने डाल रिंपल साइन भी कहा था। दूसरा आपके पास होता है लिड लैग, मतलब लैग कर जाना आपकी आई लाइट का, वो पीछे आई को फॉलो नहीं कर रहा था, आई की मूवमेंट को, जिसको हम वॉन ग्रिफी साइन भी कहते हो, ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट, इसके अलावा सर और क्या क्या साइन है? वी हैव एन अदर साइन। इस साइन को हम क्या कह रहे हैं? स्टील वैक्स साइन। ठीक है, आज आपका साइनों के साथ ही मतलब के वास्ता पढ़ना है। स्टील वैक्स साइन। स्टील वैक्स साइन देखिएगा, फिर मैं वही बात आप लोगों के लिए दोबारा लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सेम ही है। कि एक तो हमारे पास रिट्रो ऑर्बिटल, रिट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन जब होती है, उसकी वजह से आपको साइन नजर आते हैं डिफरेंट आइज के, आई साइन। और दूसरा हमारे पास जो अभी हम का LPS, हाइपर स्टिमुलेशन, ठीक है। अब LPS की हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से जो हमें अभी तक के साइन नजर आने थे वो तो हमने ऊपर देख लिए हैं। LPS, एक हमारे पास था लिड रिट्रैक्शन और दूसरा हमारे पास था लिड लैग। अब आगे वाले जो साइन नजर आने हैं ना, ये आपको ज्यादातर रेट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन, कि आपकी आइज के पीछे जब इन्फ्लामेटरी सेल इकट्ठे होते हैं ना, उनकी वजह से जो आपको सिम्टम डिफरेंट नजर आती है ना, वो यहाँ पर हमें नजर आएगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पेशेंट की जो आईज है ना, ये बाहर की तरफ बल्ज है। क्यों बाहर की तरफ बल्ज है? इसका आई बॉल क्यों बाहर की तरफ बल्ज है? क्योंकि, और दूसरे नंबर देखो, इसका अपर आईलेड भी क्या है? रेस्ड है, ठीक है। तो वो तो हमने देख लिया कि क्यों रेस्ड होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी आईलेड अगर बाहर की तरफ बल्ज है, तो हमें कौन कौन सा जो साइन है ना वो नजर आते हैं। पहला साइन कौन सा है जी? जिसको हम कहते हैं स्टीव वेल्च साइन। स्टील वैक साइन क्या होता है कि जो नॉर्मली हम अपनी आंख की ब्लिंकिंग करते हैं ना, ब्लिंकिंग क्या होता है? टेम्परेरी रैपिड क्लोजिंग ऑफ योर आईज। हम ऐसे कहते हैं ना, आप खुद ब्लिंकिंग करो। आप ब्लिंकिंग के अंदर क्या करते हो? अपनी आईज को बार बार क्लोज कर रहे होते हैं। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर जो उसकी आईलेट की जो ब्लिंकिंग है वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि भाई इतना बड़ा आईलेट है तो ये कंप्लीट क्लोज होता ही नहीं है, ये कंप्लीट होता ही नहीं है। और अगर हमारे पास कंप्लीट ब्लिंकिंग आपको आइज के अंदर नजर नहीं आती हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को, उसको हम कहते हैं दैट इज अ स्टील वैक साइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, व्हाट इज अ स्टील वैक साइन? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग, इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। कि जो आईज है उनकी जो ब्लिंकिंग है वो इनकम्प्लीट है, वो ब्लिंकिंग कंप्लीट है नहीं। और भाई ब्लिंकिंग कैसे कंप्लीट होगी? इतना बड़ा तो आई बॉल है, उसके ऊपर मेरा अगर अपर और लोअर आईलिड आएगा भी तो वो हाफ स्पेस के ऊपर आएगा, बाकी तो खाली रहेगा ना। बाकी तो वो हमारे पास कंप्लीट आइज क्लोज है ना आपकी। तो इसको हम कहते हैं दैट इज अ स्टील वैक्स टाइम। हम पेशेंट को कहते हैं आप अपनी आइज के हमें ब्लिंकिंग करके दिखाएं, लेकिन जब वो ब्लिंकिंग करेंगे तो वो कंप्लीट ब्लिंकिंग नहीं होगी, उसकी जो आइज है वो कंप्लीट कंप्लीट क्लोज नहीं होंगी। सो दैट इज अ स्टील वैक्स टाइम। आगे स्टूडेंट आते हैं एक्सोप्थेल्मस। First of all, you should know that what is the exophthalmos. Exophthalmos is the bulging of your eyeball. Okay, what is exophthalmos? Exophthalmos is the exophthalmos is the bulging of eyes, bulging of eyes। आपकी आइज क्या होती है? बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है। अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आता तो ये देख लो पेशेंट, मैंने आपको जैसे वो एक डेढ़ से एक्सरे दिखा दिया था ना, तो आपको एक्सरे सारे नॉर्मल देखना आ गए थे। अब मैंने आपको पेशेंट ही इतने हाइपरथायरॉयडिज्म के दिखा देने, उनकी आईज इतनी दिखा देनी इंशाल्लाह कि ये भी अब आप जैसे पेशेंट को देखोगे ना तो उसी टाइम आप रिकॉग्नाइज करोगे दैट इज द पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड दैट इज द आई साइन, दैट इज द डाल रिंपल साइन, दैट इज अ वॉन ग्रिफी साइन, दैट इज अ स्टील रैक साइन, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एक्सोप्थेल्मस, बल्जिंग ऑफ आई। और बल्जिंग ऑफ आई क्यों हो रही है? ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ द पेरी रिट्रोऑर्बिटल स्पेस, ड्यू टू infiltration, इसकी infiltration of the retroorbital space, retroorbital space।
तो अगर इंट्राऑर्बिटल स्पेस के अंदर इंफ्लामेटरी सेल इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी आइज क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ बल्ज हो जाती। इसको हम एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। अब एक्सोप्थेल्मस वाले पेशेंट को ना हमने देखना कैसे, हमें कैसे कंफर्म होगा कि इस पेशेंट के अंदर ना एक्सोप्थेल्मस ही है या नहीं है। एक्सोप्थेल्मस को देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, तीन साइन स्टूडेंट्स चेक करते हैं। वो कौन से? नेफ जिगर साइन, जोफरी साइन एंड मोबियस साइन। परेशान नहीं होना, ये 6 से 7 साइन है, आपने याद रखने हैं सारे। डाल रिंपल साइन आपको पता चल गया, लिड रिट्रैक्शन, लिड लेग बोन ग्रिफी साइन पता चल गया आपको। उसके बाद हमने स्टील वैग साइन पता चल गया, ठीक है, जिसमें इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग होती है। अब हमारे पास आइज हो गई है पेशेंट की बल्ज। अब बल्जिंग आइज को मैं कैसे देखूंगा? इसको देखने के लिए हमारे पास होते हैं तीन साइन। पहला साइन कौन कौन सा होता है? दैट इज अ नेफ जिगर साइन। अब नेफ जिगर साइन आपने देखना कैसे है, मैं इसकी मुझे कोई अच्छी सी फोटो नहीं मिली, इसलिए ना मैंने यही ड्रॉ कर दिया। असल में नेफ जिगर साइन के अंदर आपने क्या करना होता है, हम ना पेशेंट की बैक साइड की तरफ खड़े होते हैं। आप ऐसे करो कि ना पेशेंट आपका चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर बैठे हो आप, उस पेशेंट के ना बैक साइड की तरफ खड़े हुए। अब बैक साइड की तरफ खड़े होके ना आपने उसके हेड को थोड़ा सा बैक साइड की तरफ क्या करना है, टिल्ट करना है। आप देखो, आप उसको ऊपर से देख रहे हो, आपने उसके हेड को बैक साइड की तरफ टिल्ट करना है। जब आप टिल्ट करोगे ना, तो उसका जो आई बॉल है ना, आप ऊपर से जब देख रहे होगे ना, तो उसका आई बॉल आपको बाहर की तरफ इजीली बल्ज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि नॉर्मल लोगों के अंदर तो मैं जब पीछे से देखूंगा तो मुझे आईलाइट बाहर की तरफ बल्ज नजर नहीं ना आता। लेकिन जो पेशेंट एक्सोप्थेल्मस के होते हैं ना, जब मैं उनके पीछे खड़ा होता हूँ और थोड़ा सा हेड को बैक की तरफ टिल्ट करके देखता हूँ, तो जो उनका आईलाइट है ये क्या आपको नजर आता है, ये बाहर की तरफ बल्ज नजर आता है। मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ यहाँ से, ये अगर आईलेट आपको बाहर की तरफ टिल्ट नजर आता है तो डेट इज कॉल्ड द नेफ जिगर साइन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लिख देता हूँ कैसे आपने करना है, नेफ जिगर साइन कैसे चेक करना है। स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, पेशेंट के आपने पीछे खड़े होना है। पीछे खड़े होने के बाद जो नंबर 2 आपने करना है, टिल्ट द हेड ऑफ द पेशेंट, आपने उसके हेड को टिल्ट करना है। टिल्ट द हेड ऑफ पेशेंट टुवर्ड्स बैक साइड, ठीक है, स्लाइटली बैकवर्ड। आप उसके पीछे हो गए, आपने उसके जो हेड है उसको स्लाइटली बैक साइड की तरफ क्या करना है, टिल्ट करना है। अब टिल्ट करने के बाद आपने उस पेशेंट की आइज को देखना है, कहाँ पर देखना है आपने, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन, ऊपर वाला रीजन को इसको हम सुप्रा ऑर्बिटल कह रहे हैं, ठीक है। आपने उस पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रीजन को देखना है। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन को देखने के बाद अगर आपको आई बॉल बाहर की तरफ बल्ज नजर आता है, आई बॉल आपको बाहर की तरफ बल्ज नजर आता है, इसका क्या मतलब है कि दैट इज अ पेशेंट ऑफ एक्सोप्थेल्मस। वो हमारे पास पेशेंट कौन सा है, एक्सोप्थेल्मस का पेशेंट है। तो ये डॉक्टर बिलाल आपने पहला साइन चेक कर लिया है, डॉक्टर असलान आपने भी। अभी तक हमने एक्सोप्थेल्मस को देखा था, लेकिन एक्सोप्थेल्मस आपने कैसे चेक करनी है, ये आज हमें पता चला है कि हम उस पेशेंट के लिए पहला साइन जो नेफ जिगर साइन चेक करेंगे, पेशेंट के बिहाइंड खड़े होंगे, हेड को बैक साइड की तरफ टिल्ट करेंगे। अगर आईलेट मुझे बाहर की तरफ, आई बॉल बाहर की तरफ मुझे टिल्ट नजर आता है, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर एक्सोप्थेल्मस हो सकती है। Next comes towards another sign that is the Joffrey sign. अब जोफ्री साइंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखो ये सामने पेशेंट बैठा हुआ है, इस पेशेंट को आप कहोगे जी आप ऊपर की तरफ देखो। आप क्या करो, जो आपका पेशेंट है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, आप खड़े हुए हो और आपने उसे कहना है आपने ऊपर मेरी तरफ देखना है। जब पेशेंट आपकी तरफ देखेगा, आप देखो पहले मुझे एक बात बताए, आप बैठे होने सारे, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट, आप बैठे बैठे ना आप ऊपर की तरफ देखो, अपनी आइज को ना मूव करो ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ मूव करो। अगर आप रूफ की तरफ मूव करोगे और अपना हाथ लगाओ अपने ना ये फोर हेड के ऊपर, अपने माथे के ऊपर हाथ लगाओ, ऊपर की तरफ देखते रहो और अपने माथे के ऊपर हाथ लगाओ, यू विल फील द रिंकल्स देयर, आपको वहां पर रिंकल्स फील होंगे। तो इसका मतलब कि भाई आपके जो मसल्स हैं, चाहे वो आई के मसल्स हैं, उनकी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, वो रिलैक्स हो गई जब आपने ऊपर की तरफ देखा है। लेकिन जो एक्सोप्थेल्मस के पेशेंट्स होते हैं, इनका जो फोर हेड है, काइंडली यहाँ पर फोकस कीजिएगा,
इनका जो फोर हेड है, जब हम इनको कहते हैं ना कि आप ऊपर की तरफ देखो, तो इनके हेड के ऊपर आपको कोई रिंकल दिखाई नहीं देगा। कैन यू सी है, कैन यू सी है, देयर इज नो एनी रिंकल्स ऑन द फोर हेड ऑफ द पेशेंट। तो अगर कोई रिंकल आपको नजर नहीं आता ऑन द फोर हेड ऑफ द पेशेंट, दैट मीन्स पेशेंट हैज द पॉजिटिव जोफ्रे साइन। अगर रिंकल्स नजर नहीं आ रहा तो पॉजिटिव जोफ्रे साइन है। ये भी यही बता रहा है कि पेशेंट के अंदर एक्सोथैलेमस है। ठीक है, तो जोफ्री साइन आपने कैसे चेक करना है? आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड्स। नंबर वन क्या है? आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड्स। आपने उस पेशेंट को कहना जी अपवर्ड देखो। अपवर्ड देखने के बाद आपने कहना कि भाई अपनी आइज को क्या रखना है आपने, या अपने हेड को आपने फिक्स रखना है, इसको मूव नहीं करना। हेड की फिक्सेशन आपने करवानी है। फिक्सिंग, ऊपर की तरफ मूव करवाया आपने, हेड को फिक्स करवाया। अब अगर मेरे पास एक नॉर्मल पेशेंट होगा ना, पहले मैं देखता हूँ नॉर्मली। नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर आपको नजर आते हैं क्या? रिंकल्स, रिंकल्स ऑन द फोरहेड। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का, और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर आपने एक्सोथैलेमस चेक करनी है। तो उसके लिए हम पहले कौन सा साइन चेक कर चुके हैं? दैट इज द नेफजिगर साइन। ठीक है, पीछे खड़े होकर हमने किया। अब हम उस पेशेंट का चेक करेंगे जोफ्रोय साइन। ठीक है जी, अब ये जो जोफ्रे साइन होगा, इसके अंदर हमने क्या करना है, उसको अपर आईलेट की तो मतलब आपने कहना ऊपर छत की तरफ देखो या मेरी तरफ ऊपर देखो। और पेशेंट के अंदर अगर फोर हेड के ऊपर रिंकल्स डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सेंट और डिसअपियर रिंकल्स ऑन फोर हेड। फोर हेड के ऊपर अगर रिंकल्स गायब हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? कि पेशेंट के अंदर हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है? जोफ्रेज, जोफ्रोय साइन। ठीक है, और अगर आपको जोफ्रे साइन भी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? कि पेशेंट के अंदर है एक्सोथैलेमस हो सकती है। ठीक है, तो ये दो साइन आगे हमारे एक्सोथैलेमस, नेफ्स-जिगर साइन, जोफ्रोय साइन। नेफ्स-जिगर पीछे खड़े होकर चेक करना है, जोफ्रे साइन आपने रिंकल चेक करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द मोबियस साइन। अब ये मोबियस साइन भी बड़ा इंटरेस्टेड है। मोबियस साइन क्या होता है? काइंडली यहाँ पर देखिएगा। नॉर्मली हम पता है क्या करते हैं? लेट्स सो मैं अगर यहाँ पर आपकी आई ड्रॉ करता हूँ, एक ये आई होगी, एक ये आई होगी, दरमियान में नोज हो गया, ये आपका आई लेड, ये आपका आई बॉल हो गया। नॉर्मली हम क्या करते हैं? कन्वर्जन और डाइवर्जन करते हैं अपनी आईज की। डॉक्टर साहब, कन्वर्जन का क्या मतलब है? कि अगर हम अपने आई बॉल को मूव करें टुवर्ड्स द मिड ऑफ द नोज, ये होती है कन्वर्जन। क्या इसको कहते हैं? कन्वर्जन। डाइवर्जन क्या होती है? अगर हम अपने आईलेट को मूव करें अपोजिट साइड की तरफ, ठीक है, लेटरल साइड की तरफ, इसको हम डाइवर्जन कहते हैं। जब आप कन्वर्जन करते हो ना, मैं लेट्स सपोज अभी आप बैठे हो ना, मैं आपको कहूंगा अपने अपने ना नाक की तरफ देखो। जब आप अपने नाक की तरफ देखोगे ना, तो ये जो आपकी आईलेट है ना, ये मूव करके कहाँ पर आ जाएंगे? इस मीडियल साइड की तरफ। कहाँ पर आ जाएंगे? इस मीडियल साइड की तरफ। तो जब ये आईलेट आपके मीडियल साइड की तरफ आते हैं ना, इसको हम कहते हैं दैट इज द कन्वर्जेंस, दैट इज द कन्वर्जिंग हो गया आपकी आइज की। लेकिन अगर मेरे पास पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का, कौन सा पेशेंट है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर हमें क्या नजर आता है? उसका जो आई बॉल है, क्या उसके अंदर हमें नजर आती है? एक्सोथैलेमस। अब एक्सोथैलेमस का जहाँ जो बल्जिंग ऑफ आईज है, इसके लिए एक हमने नेफर जिगर साइन देखा है, उसके लिए हमने जोफ्रोय साइन देखा है। तो जो तीसरा हम देख रहे हैं एक्सोथैलेमस, जो हम तीसरा देख रहे हैं वो है मोबियस साइन। अब मोबियस साइन के अंदर क्या होता है? मैं बता रहा था कि नॉर्मली जब आप अपनी आईज को कन्वर्ज करते हो ना, तो आपका आई बॉल मीडियल साइड की तरफ मूव करती है, दोनों साइडों की।
लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं ना एक्सोप्थेल्मस के, इनके आईलेड कन्वर्ज नहीं होते। क्या होता है? देर इज नो कन्वर्जेंस, क्योंकि आईलेड इतने बड़े हैं, आपका आईबॉल इतना बड़ा हो चुका है कि ये बेचारे जो आपके आईबॉल्स हैं, ये जो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन है, ये मूव ही नहीं करता आपके मीडियल पोर्शन की तरफ, बिकॉज देर इज अ इंक्रीज साइज ऑफ योर आईबॉल। ठीक है, सो देर इज नो कन्वर्जेंस, नो कन्वर्जेंस ऑफ बोथ आईलेट्स, सॉरी ऑफ बोथ आईबॉल्स, दोनों आईबॉल्स की कन्वर्जेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द एक्सोप्थेल्मस, बिकॉज ऑफ द रिट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन, रिट्रो ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन। तो अगर ये कन्वर्ज नहीं होगा, इसका क्या मतलब है जी? पॉजिटिव मोबियस साइन है, और पॉजिटिव मोबियस साइन है जी हमारे पास तीसरा साइन हो गया, नेफ्जिगर साइन, जोफ्रोय साइन एंड द मोबियस साइन। ये तीनों साइन अगर आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, या तीनों में से एक भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब है पेशेंट के अंदर है एक्सोप्थेल्मस है, और वो पेशेंट हमारे पास ग्रेव डिजीज का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साइन जो है वो खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं कुछ और सिम्टम्स की तरफ। उसमें जो हमारे पास सबसे पहली सिम्टम आ रही है, दैट इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सबसे पहले प्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ योर मसल। कहीं पर भी प्लेजिया का वर्ड यूज किया गया ना, तो इसका मतलब होता है उस ऑर्गन की, उस मसल की क्या हो चुकी है? पैरालिसिस हो गई है। सो ऑप्थेल्मोप्लेजिया का क्या मतलब है? कि आपकी जो आई के मसल्स है ना, उनकी क्या हो गया है? पैरालिसिस हो गया। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया इज द पैरालिसिस या पैरालिसिस, पैरालिसिस और वीकनेस, पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ वन और मोर मसल्स, वन और मोर मसल्स ऑफ आई दैट कंट्रोल्स आई मूवमेंट। आपको पता है ना कि अगर आपकी आई की मूवमेंट होती है, तो आपकी आई की मूवमेंट के अंदर आपके डिफरेंट मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपकी आई ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, दोबारा कोशिश करते हैं इसको बनाने की। देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका है आई बॉल, और यहाँ पर ऊपर आपके ये चले आई लैशेस लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हम आईलाइट लगा लेते हैं, एक ये आईलाइट है, एक मेरे पास ये आईलाइट है। अब आप अपनी आई को मूव करते हो, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसकी मूवमेंट के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? डिफरेंट टाइप के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। वी हैव डिफरेंट मसल जो आपकी आई को मूव करते हैं। देखो, अगर मीडियल साइड की तरफ मूव करना है तो आपके पास होता है मीडियल रेक्टस, अगर लेटरल साइड की तरफ करना है तो लेटरल रेक्टस होता है। लेटरल रेक्टस मसल जो बाहर की तरफ मूव करता है। अगर मैंने ऊपर की तरफ मूव करना है तो इंफीरियर ऑब्लिक, अगर मैंने नीचे की तरफ मूव करवाना है तो सुपीरियर ऑब्लिक। इसके अलावा सुपीरियर रेक्टस भी होता है, इंफीरियर रेक्टस भी होता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट इंपॉर्टेंट आई मसल है, जो आपकी आई के अंदर, आई की मूवमेंट के अंदर आपको हेल्प करता है। और अगर मसल की मूवमेंट, मसल मतलब मसल्स की वीकनेस, और इसको हम ऑप्थेल्मोप्लेजिया कह रहे हैं। आपकी आईज के अंदर कौन से ऐसे मसल हैं जिनकी सबसे ज्यादा वीकनेस होती है? उसमें एक आपका लेटरल रेक्टस है, और दूसरा आपके पास इंफीरियर ओब्लिक है। काइंडली याद रखिएगा, लेटरस रेक्टस और दूसरा है इंफीरियर ओब्लिक। अगर आपका लेटरस रेक्टस काम सही नहीं करेगा, इसका मतलब कि जो आईलाइड है ना, इसकी लेटर साइड की तरफ मूवमेंट नहीं होगी, ये मीडियल ही रहेगा। और अगर इंफीरियर ओब्लिक काम नहीं करेगा, तो आपका आईलाइड क्या करेगा? ये अपवर्ड नहीं देख सकेगा। अगर मैंने ऊपर की तरफ देखना है तो आपको ये इंफीरियर ओब्लिक चाहिए होगा, लेकिन अगर इंफीरियर ओब्लिक की पैरालिसिस है तो आप ऊपर की साइड की तरफ नहीं मूव करोगे, आप हमेशा नीचे ही देखते रहोगे। सो लेटरल, सॉरी, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, कौन सी हमारे पास मूवमेंट इंपेयर हो रही है? पहले आपने लिखना है यहाँ पर आउटवर्ड, कि ये पेशेंट ज्यादातर बाहर नहीं देख सकते क्योंकि लेटरल रेक्टस मसल इन्वॉल्व है, और दूसरा है अपवर्ड।
हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर अगर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो रहा है, आई की मसल्स की वीकनेस हो रही है, तो उसके दो मसल मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेटरस रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। और इनकी वजह से पेशेंट ना बाहर की तरफ देख सकता है, लेटरल साइड की तरफ, ना वो अपवर्ड देख सकता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखें। आगे आते हैं स्टूडेंट, प्री टीबियल मिक्स एडीमा। अब प्री टीबियल मिक्स एडीमा क्या होता है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास इस पेशेंट के अंदर आपको एडीमा नजर आता है। ठीक है, प्री टीबियल हमने तीन टाइप के डिफरेंट एडीमा यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला कौन था? पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑर्बिटल एडीमा। पेरी ऑर्बिटल एडीमा का क्या मतलब है? आइस के इर्द गिर्द एडीमा। फिर हमारे पास क्या है? प्री टीबियल मिक्स एडीमा। एडीमा कैसे बनता है मैं आपको बेसिक के अंदर बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो गैग होता है ना, जो हाइलोरोनिक एसिड होता है, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। सो प्री टिबियल मिक्स एडिमा और प्री ऑर्बिटल मिक्स एडिमा, प्री ऑर्बिटल एडिमा, और तीसरा हमारे पास होता है जनरल एडिमा। मतलब पूरी बॉडी के अंदर आपको एडिमा नजर आ सकता है। अब प्री ऑर्बिटल या प्री टिबियल एडिमा क्या होता है? अगर हम यहाँ पर आपकी आइज को ड्रॉ कर, सॉरी आइज कह रहा हूँ, हम आपकी लिम्स को ड्रा करते हैं, लोअर लिम्स को। तो ऊपर आपकी फीमस होगी, ये नीचे आपकी टीबिया होगी। ठीक है, अब टीबिया का जो आगे वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, यहाँ पर स्किन की थिकनेस होती है, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होता है, और आपको यहाँ पर रेडनेस नजर आती है। ठीक है, काइंडली तीन वर्ड लिखिएगा। एक तो यहाँ पर स्किन की थिकनेस हो जाती है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जो कि ज्यादा नहीं होता, ज्यादा स्किन की थिकनेस ही होती है, और तीसरी आपको नजर आती है यहाँ पर रेडनेस। अगर आप उस पेशेंट की क्या करते हो, टीबिया को देखते हो, और टीबिया के ऊपर आपको आगे वाले पोर्शन की तरफ एडीमा नजर आ रहा है, रेडनेस नजर आ रही है, इसको हम प्री मीडियल प्री टीबियल मिक्स एडीमा कहते हैं, जो आपको हाइपर और हाइपर दोनों कंडीशंस के अंदर नजर आता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज अ थायराइड ब्रूड। ब्रूड का वर्ड जहां पर भी लिखा जाता है ना, इसका क्या मतलब है कि आपको वहां पर है, मतलब कि एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है। जैसे अगर आपने लेट्स सपोज मेरे पास अयोटिक एनोरिज्म हो जाए, या अयोटिक ऑब्स्ट्रक्शन, आपके अयोटा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो जब अयोटा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहां से बड़ी जोर के साथ ब्लड निकल रहा होता है। जब ब्लड जोर के साथ निकलता है तो वहां पर आपको ब्रूट नजर आता है, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल है ना, उसकी आपको डायलेशन या बल्जिंग नजर आती है। क्या लिखेंगे हम थायराइड ब्रूट को? देयर इज द बल्जिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स। यहाँ पर हम लिखते हैं बल्जिंग और प्रोमिनेंसी, प्रोमिनेंसी ऑफ ब्लड वेसल्स। कि जो आपकी ब्लड वेसल है वो क्या हो जाती है? प्रोमिनेट। वो कौन सी ब्लड वेसल है जो आपकी प्रोमिनेट होती है पेशेंट के अंदर? दैट इज योर थायराइड ब्लड वेसल, जो थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? सबसे पहले ये जो आपकी कैरोटिड आर्टरी है, पूरी ब्लड सप्लाई हमने पढ़ी हुई है ना, कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद यहाँ पर आ गया सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर हमने नीचे से क्या निकाली थी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी भी यहाँ पर निकाली, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब जब आप इस पेशेंट के अंदर यहाँ पर नेक के ऊपर क्या करते हो? ऑस्कल्टेट करते हो, या पल्पेट करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या सुनाई देगा कि देयर इज अ बल्जिंग। कि जैसे अगर आप अभी भी अपनी कैरोटिड आर्टरी को देखो ना, तो वो बल्ज कर रही होती है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर ज्यादा बल्जिंग होती है, ज्यादा ब्रूटिंग होती है। क्यों? बिकॉज इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ब्रूटिंग नजर आती है, एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है, एबनॉर्मल डायलेशन आपको नजर आती है, बाहर की ब्लड वैसे डायलेट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड की जो सप्लाई ना वो इस साइड की तरफ इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं थायराइड ब्रूटिंग, जो आपको हाइपर थायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर है, नजर आता है। नेक्स्ट जो हमें साइन नजर आता है दैट इज द कार्डिक साइन, कि हाँ भाई पेशेंट का जो हार्ट है, ये हार्ट किस तरह इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइपर हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर जब क्या होती है? थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस हम किसको कहते हैं? जब सडनली आपके T3 और T4 की अमाउंट ज्यादा हो जाए, और पेशेंट में हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट सडनली आना शुरू हो जाए,
उसको हम टॉक्सिकोसिस कहते हैं। कार्डिक साइन क्या है? हाँ भाई, हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस नजर आ सकती हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आ सकता है साइनस टैकीकार्डिया। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है आपको? टैकीकार्डिया नजर आता है। और ये बात हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका T3 T4 होता है, ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करता है। इसके अलावा आपको इस पेशेंट के अंदर मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोल नजर आएंगे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोल। इसके बाद आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का क्या मतलब है? सडन। प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया। तो आपको इस पेशेंट के अंदर एट्रियल टैकीकार्डिया भी नजर आ सकता है, इवन दो आपको इस पेशेंट के अंदर प्रोक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन, ये हार्ट फाइंडिंग है जो आपके हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर आपको नजर आती है। बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? टैकीकार्डिया से। पहुंच कहाँ पर गई है? फिब्रिलेशन के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं जी मायोपैथी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका T3 और T4 ज्यादा होते हैं तो जो आपकी बॉडी के प्रॉक्सिमल मसल्स है, ये वहां पर क्या करते हैं? उनकी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस। और जब आपके प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है, पेशेंट अगर चेयर के ऊपर बैठा है, उसको उठने में दिक्कत होगी, पेशेंट को वॉक स्टार्ट करने के अंदर मसला होता है। ठीक है, आपको ये सारे जो प्रॉक्सिमल मसल है, ये इस पेशेंट के वीक हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर जो क्रेटिनिन काइनेज है, ये नॉर्मल रहता है। लेकिन जो हाइपो वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर, हाइपो वाले पेशेंट के अंदर जो क्रेटिनिन काइनेज होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। मैंने अभी आपको कल ये सारी बातें बताई। तो आपके मसल भी वीक हो जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। आगे देखते हैं स्टूडेंट डायग्नोज कैसे करते हैं। तो डायग्नोज करने का सिंपल सा तरीका है कि हम उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं? TSH, T3 एंड T4। एंड यू नो दैट इस पेशेंट के अंदर TSH कम होना है और इसका T3 भी ज्यादा है, T4 भी ज्यादा है। यहाँ से हमें डायग्नोज हो जाता है कि ये पेशेंट आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का है। और हम फिर इसके अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन, जो भी आपने करवाना है आप करवा सकते हो। लेकिन जो बेसलाइन टेस्ट है वो आपके यही है, TSH, T3 एंड T4। जब हमें डायग्नोज हो जाता है पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का, फिर हम इस पेशेंट को किसकी तरफ लेके जाते हैं? ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अब ट्रीटमेंट के हमारे पास होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले हमारे पास होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी थायरॉयड ड्रग्स। अब एंटी थायरॉयड ड्रग्स के अंदर जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी है? डेट इज प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड मेथिमाजोल। मेथिमाजोल, प्रोपाइल यूरासिल। ठीक है, ये एंटी थायरॉयड ड्रग्स हम इस पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर एंटी थायरॉयड ड्रग इस्तेमाल करने के बावजूद पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, हम उस पेशेंट के अंदर करते हैं रेडियो अब्लेशन। अब्लेशन का क्या मतलब है? काट देना। तो हम रेडिएशन के जरिए उस पेशेंट के थायरॉयड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल्स की क्या करवा देते हैं? डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम रेडियो अब्लेशन कर देते हैं। लेकिन रेडियो अब्लेशन के लिए आप क्या क्या चीजें देखते हो कि भाई इसका कॉज क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म का, उसका साइज कितना है, और पेशेंट की एज कितनी है। रेडियो अब्लेशन थेरेपी करने से पहले आप ये चीजों को जरूर अंडर कंसिडरेशन करते हो। अब तीसरा, मेरे पास अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल है, मैं रेडियो अब्लेशन थेरेपी भी नहीं कर सकता, फिर मेरे पास आती है सर्जिकल अप्रोच या सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर क्या है कि मैं उस पेशेंट का या तो सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी कर दूंगा, सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी, सब टोटल, या फिर हम उसकी क्या करेंगे? टोटल थायरॉयडेक्टोमी कर, पूरे थायरॉयड ग्लैंड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पर स्टूडेंट खत्म नहीं होती। अभी हम कल स्टार्ट क्या करेंगे? मेडिकेशन कितनी डोजेज देनी है, कितने दिन तक देनी है, वो रेडियो अब्लेशन थेरेपी कब करनी है, क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हमारे पास जो डिफरेंट
टाइप्स ऑफ सर्जरीज होगी इंशाल्लाह, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास जो डिफरेंट साइन थे, जिसमें डाल रिम्पल साइन था, जिसमें बोन ग्रिफी साइन था, जिसके अंदर हमारे पास नेफ जिगर साइन था, जिसमें हमारे पास जोफ रॉय साइन था, जिसमें हमारे पास मोबियस साइन था, जिसके अंदर हमारे पास स्टील वैग साइन था। ठीक है, ये सारे साइन हमने डिस्कस किए। और इनफिल्ट्रेशन और हमारे पास जो मसल की प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। होप सो इट रियली मेक सेंस, यू रियली एंजॉय आवर मेडिकल सर्जरी क्लास एज वेल।